एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 यूपी टेट जो एग्ज़ाम आपका 2 फरवरी 2016 को हुआ था, उस एग्ज़ाम की व्याख्या सहित प्रश्न पत्र बाल विकास के 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं हिंदी का सॉल्यूशन प्लस सीडीपी का सॉल्यूशन करा चुकी हूँ। यदि आपको आवश्यकता है, आप प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बाल विकास एवं शिक्षण विधि के आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुपात मापनी। इसका दूसरा नाम क्या है? परम शून्य भी होता है। मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर प्रकार बताए हैं: शाब्दिक, अंतराल, क्रमिक, अनुपात। ठीक है, अनुपात को समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा डी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। किस में होता है? आंतरिकीकरण परा अहम में। किस में होता है? सुपर ईगो परा अहम में। क्वेश्चन नंबर 3, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। ये कहा है वॉटसन ने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये इस बात पर डिपेंड करता है, हेरिडिटी वंशानुक्रम इतना मायने 20% काम करता है, लेकिन वातावरण एटमॉस्फेयर जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में बचा रहता है वह 80% काम करता है। अब 2 भाई हैं, इस एग्जाम्पल से समझ लो, लेकिन वो पहली मूवियों में क्या दिखाया जाता था? तो 2 भाई हैं, एक को उसे चोर ले गया, एक इंस्पेक्टर के घर में पल बढ़ रहा है। तो क्या होता था कि जो बच्चा चोर के घर में चला गया वो चोर बन गया, डाकू बन गया, और जो बच्चा पुलिस वाले के घर में वो पुलिस वाला बन गया। तो ये व्यवहारवादी वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी होती है? उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन की तीव्रता, हम जिस काम को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा क्या होती है? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिसमें ज्ञानार्जन की गति भी तीव्र हो जाती है। इसी संदर्भ में थॉमसन ने लिखा है प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यदि ये इस तरीके से आ जाए तो प्रेरणा हो जाएगा, और यदि ये पूछ लिया जाए प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? थॉमसन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्राइड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमें स्मरण नहीं हो रहा है तो हमारी याददाश्त शक्ति कमजोर है, हमारी ये वीकनेस है। लेकिन आप ये मानोगे कि ये वीकनेस भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी दुखद अनुभव होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं। इस वजह से हम अपनी लाइफ को दूसरे नए सिरे से जीना शुरू कर देते हैं। यदि हम भूलेंगे नहीं तो जो हमारी दुखद अनुभव हैं हमारे जीवन के, हम उनको कैसे भूल पाएंगे? तो ये भी विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? इस पे सभी को प्लस पॉइंट मिले थे। क्यों मिले थे? क्योंकि वॉटसन, कोपका, कोहलर, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ये 4 दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों में इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है वैज्ञानिक वुडवर्थ ने SOR का संप्रत्यय दिया था, प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? रुचि। अब जो बच्चा अब किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी बच्चे को मैथ का पीरियड आते ही उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। उसकी जो आंतरिक दशा है वह ध्यान को केंद्रित करने
की सलाह देती है। लेकिन जो बच्चा ये माने बेटा मुझसे तो मैथ आता ही नहीं है, तो क्या वो जब एग्ज़ाम करेगा या एग्ज़ाम देगा या पीरियड आएगा मैथ का, तो क्या वो अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है? रुचि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। एक सब्जेक्ट में आपने कुछ टॉपिक सीखा है, वो दूसरे में काम आ रहा है, तो वो होता है सीखने में स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 10, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सीखना। अब ये अनुभव द्वारा ये देख लो कि एक बच्चा, मम्मा पूजा कर रही है, दीपक जला रही है, तो एक बच्चा उस दीपक को छू रहा है। अब जब वो आग से जल जाता है तो वो अनुभव से सीख गया कि ये जो प्रकाश है इससे मैं जल जाता हूँ, फिर वो अपना हाथ उस दीपक पर नहीं रखेगा। एक बच्चे के सामने लाल मिर्च पड़ी हुई है और उसने उसे मुंह में दे लिया, मुंह में डाल लिया, तो एकदम से तीखा, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, उसको पानी दिया गया, वो समझ गया, अनुभव के द्वारा समझ गया कि ये लाल मिर्च जो है तीखी होती है, आज के बाद मुझे इसे हाथ में नहीं लेना है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। जो बच्चा होता है अनुभव के द्वारा ही सीखता है। क्वेश्चन नंबर 11, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आकृतियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभाकृति। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किस अवस्था में होता है बुद्धि का अधिकतम विकास? किशोरावस्था। किशोरावस्था को और क्या कहते हैं? संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। कितना टाइम पीरियड होता है? 12 से 18 साल। 12 से 18 साल का जब बच्चा होता है तो वो किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, शिशु के अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित किस पर होता है? मूल प्रवृत्ति पर। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्वप्रेम भावना। ठीक है, तो शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर किया था? वन मानुष पर किया था। क्या नाम था उसका? चिंपैंजी। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर को जाता है। इनकी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ ओप्स वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। यदि एक बच्चा कल्पना कर रहा है कि हाई स्कूल में मुझे 95% लाने हैं, तो वो कल्पना कर रहा है, उसके ही अकॉर्डिंग वो मेहनत करेगा। जब बच्चा पहले ही कल्पना कर लेगा कि मुझसे तो मैथ होता ही नहीं है, मुझसे तो पासिंग मार्क भी लाना मुश्किल है, तो वह कल्पना, उसकी सूझ उतना ही कम काम करेगी, और जितना कल्पना अधिक करोगे सूझ की क्षमता उतना ही अधिक काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 15, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में उच्च होंगी, क्या होंगे? सृजनशीलता। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भी निश्चित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए: प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का। गौड़ नियम आपके 5 दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है थॉर्नडाइक वाला। क्वेश्चन नंबर 17, आप ज्यादातर देखोगे कि हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तो किस विधि का नहीं किया जाता? तार्किक विधि का। प्रत्याहन विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि स्मृति के मापन के लिए किए जाते हैं, लेकिन तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 18, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास द्वारा किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? मरे के द्वारा किया गया। एमएस मुर्रे के द्वारा टेट का विकास किया गया। अब ये नहीं बोलो कि यूपी टेट, ये यूपी टेट नहीं है, ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। क्या योगदान है? बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान की शिक्षा पढ़ने से क्या होता? बाल केंद्रित शिक्षा से हम अपनी शिक्षा को सहजतापूर्वक अधिगम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकासीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। विकास और वृद्धि के सिद्धांत से निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत ये संबंधित है। और संबंधित कौन सा नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम। बच्चा जितना तत्पर होगा कुछ सीखने के लिए वह उतनी ही जल्दी सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। क्या है प्रथम सोपान? प्रत्यक्षीकरण। कितने सोपान दिए? प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण। ये सोपान 4 है और फर्स्ट आपका क्या है? प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? किस विधि के सोपान हैं? वर्गीकरण, नियमीकरण, विश्लेषण, निरीक्षण किसके? आगमन विधि के। किसके? आगमन विधि के। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिगत निर्धारक हैं। अवधान, रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि। कैसे? यदि हम पढ़ाई में रुचि ही नहीं लेंगे तो अवधान आ गया हमारी पढ़ाई में। लक्ष्य, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे टेट में 130 नंबर लाने हैं। यदि मेरा ये लक्ष्य है तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगी। और अभिवृत्ति, मुझे यह अभिवृत्ति नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो अवधान के ये उद्देश्य हैं। अवधान के आंतरिक निर्धारक निम्न है: अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण, अर्थ आदि। क्वेश्चन नंबर 26, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताएं क्या हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें बाल मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम। आपको पता होगा कि 46 गुणसूत्र होते हैं बच्चे के अंदर, शिशु के अंदर, जिसमें 23 माता के होते हैं, 23 पिता के होते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है कि 21वां एक गुणसूत्र अधिक आ जाता है तो 47 गुणसूत्र जब बच्चे के अंदर आ जाते हैं तो वो डाउन सिंड्रोम स्थिति हो जाती है। डाउन सिंड्रोम स्थिति हो जाती है तो बच्चा अच्छे से शारीरिक या मानसिक विकास नहीं कर पाता है। उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो धीमी गति से होता है। 27 का ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वाहक कारकों द्वारा निर्धारित होती है? किसके द्वारा होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम क्या है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। कैसे? ये भ्रूण कैसे कैसे विकसित होता है उसका दे रखा है। अंडाणु होता है, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है, उसके बाद हमारा भ्रूण विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? युंग ने किया था। युंग ने बताया था कि व्यक्तित्व के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी वो होते हैं जो अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं
बता पाते हैं। बाहिर्मुखी वो होते हैं जो अपनी बातों को या दूसरों की बातों को समझ लेते हैं, लेकिन उभयमुखी वो होते हैं जो दोनों टाइप की क्वालिटी उनके अंदर होती है, उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में ये दोनों क्वालिटी होती हैं। तो यूपी टेट के ये थे आपके 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण विधि के। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं? यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना, और यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसे ये चैनल सजेस्ट करना। और यदि सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।